मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि फेडरल कैपिटल भी रह चुका है, 1000 रुपए का 1200 रुपए का मैक्सिमम कितने का ढक्कन आता होगा, लेकिन वो ढक्कन ना होने की वजह से हम एक मासूम बच्चे की जान से महरूम हो गए। मैं खुद भी एक बाप हूँ। वो देखने के बाद यकीन जाने दिल बहुत दिन तक उदास रहा। जितने फोरम्स में उनको इंट्रोड्यूस करवाया, nobody was interested to solve this issue. Still I can see कि वही ढक्कन बनाए जा रहे हैं जो लो क्वालिटी हैं। तो अगर अगले के बच्चे को भी इंसान समझेंगे तो ही एक्शन हो पाएगा, और उसी ही सख्त अंदाज पे एक्शन होगा, उसी ही कंप्लीशन के साथ एक्शन लिया जाएगा। हुए मसले के साथ मैं मोहम्मद अदीब और आप देख सकते हैं हमारे यासिर सिद्दीकी भाई को, जो आज भी हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक हम हमेशा वही उठाते हैं जो इस वक्त करंटली ऑनगोइंग चल रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ एंगेजमेंट की वजह से, अपनी पर्सनल एंगेजमेंट्स की वजह से हम जो है ना इस टॉपिक को बहुत जल्दी कैचअप नहीं कर सके और आप लोगों के सामने नहीं ला सके। But the recent tragedy which happened at Nipa in Karachi, that a kid fallen into the sewage manhole, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि फेडरल कैपिटल भी रह चुका है और इसी के साथ साथ पूरे मुल्क को चलाने का एक जरिया समझा जाता है, वहाँ महज एक 800 और 1000 रुपए का 1200 रुपए का मैक्सिमम कितने का ढक्कन आता होगा, लेकिन वो ढक्कन ना होने की वजह से हम एक मासूम बच्चे की जान से महरूम हो गए। अब जब महरूम हुए तो देखे माशरती रवैये जो है ना वो माशरे के रिएक्शन से हमें पता लगते हैं, और माशरती रवैयों की अक्कासी इन रिएक्शन से होती है, माशरे की सोच की अक्कासी होती है। अब पाकिस्तान में अमूमी तौर पर हादसात सोशल मीडिया ट्रेंड बन जाते हैं। पाकिस्तान में अमूमी तौर पर हादसात जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं, वो जो है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बन जाता है, लेकिन मुझे कहीं भी किसी भी जगह सस्टेनेबल सोल्यूशन अचीव होता नजर नहीं आता। और फिर मैं ये कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि शायद अभी तक हम सिविलाइज सोसाइटीज से काफी हद तक पीछे हैं। मैं फर्दर इस डिबेट में जाऊं, पहले तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा इस वाकये के हवाले से कि हाउ यू आर वाचिंग दिस, आपने इसको बाहर से बैठकर किस सूरत हाल के अंदर देखा और क्या चीज आपने ऑब्जर्व की? देखें, इसका जो सबसे पहले जो इसका जो जज्बाती पहलू है वो तो ये है कि मैं खुद भी एक बाप हूँ। तो वो देखने के बाद यकीन जाने दिल बहुत दिन तक उदास रहा। मतलब क्योंकि वो असल में जब विजुअल है ना वो बड़े पावरफुल होते हैं। आप जब अपने आंखों से कुछ कोई वीडियो देख रहे हैं, हालांकि कोशिश होती है कि इस किस्म की चीजें ना देखी जाए, लेकिन हकीकत का हिस्सा ही है। तो मेरी तो यकीन जाने रातों की नींदें उड़ गई थी कुछ अर्से तक। तो ये तो जज्बाती पहलू है जो कि जब इस वजह से जो उसका रिएक्शन आया वो ऐसी है कि सब पूरी कौम ने रिलेट किया उसको, कि कोई किसी का भाई था, किसी का बच्चा था, किसी का भांजा, भतीजा, पोता, नवासा। मगर इस जज्बाती पहलू से हटकर अगर हम आगे मतलब इसका अगर एक जायजा लें, इसका तज्जिया करें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि ये जो नन्ना इब्राहिम था वो कोई पहला तो बच्चा था नहीं कि जो इस तरह एक गफलत से और इस तरह एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी की भेंट चला है। अभी 3-4 साल पहले की बात है, हमारे कराची में जब अर्बन फ्लडिंग हुई थी, वैसे तो हर साल ही होती है, लेकिन 3-4 साल पहले जो थी उसमें भी कई बच्चे जो है वो नाले में डूब गए थे। हर साल का यही है कि कोई नाले में गिर रहा है, कोई गटर में गिर रहा है, किसी को जो है वो बिजली का तार किसी के ऊपर गिर रहा है। अब तो खैर बिजली के तार के पैकेट कम हो गए काफी हद तक, लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो ये नुकसान है ये मुस्तकिल है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। और बताए वो क्यों नहीं थी? वो इसलिए नहीं थी क्योंकि जो इक़्तिदार में लोग हैं ना, जो जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, जिनके पास सियासी ताकत है, सियासी ताकत से मुराद क्या है कि जो मिनहसल कौम हमारे फैसले करने का इख्तियार रखते, वो हकीकत तो ये है कि वो बाकी अवाम को इंसान नहीं समझते, या अगर इंसान समझते तो अपने बराबर का इंसान नहीं समझते। क्योंकि अगर अपने बराबर का इंसान समझते
तो उस ह्यूमन लाइफ की वैल्यू होती है, इंसानी जान की एक कदर होती है, इंसानी जान को वो बिल्कुल उसी तरह देखते हैं जिस तरह वो अपनी जान को देखते हैं। तो सबसे सबसे जो इसका जो तल्ख पहलू है वो तो यही है कि ये अनफॉर्चुनेटली कोई नया पहला वाक़या नहीं है और मेरे मुँह में खाक और मेरे जो है वो खाकम बदन ऐसा ऐसा नहीं होगा कि कल ये वाक़या होना रुक जाएँगे। वो अक्सर कहते हैं ना कि आप सुनते होंगे कि वो एक बड़ा मशहूर वाक़या था, अब्दुल्ला मेरा दोस्त, कि वो उस्ताद कोई भी मज़मून लिखने को कहे बच्चे को, तो बच्चा जो है वो मज़मून में अब्दुल्ला मेरा दोस्त का मज़मून, उसको एक ही मज़मून याद था, तो वो हर दफ़ा कहीं न कहीं अब्दुल्ला मेरा दोस्त ले आता है। वो ट्रेन में लिखने को बोले उस्ताद, तो वो ट्रेन में भी लिखने को ले आता है कि मैं ट्रेन गया, मैं रेलवे स्टेशन गया, वहाँ ट्रेन खड़ी थी, वहाँ मुझे अब्दुल्ला मिल गया, अब्दुल्ला मेरा दोस्त है, अब्दुल्ला के साथ मैं बचपन से हूँ। तो जब मैं ये मौज़ू लेके आता हूँ किसी भी टॉपिक को लेके कि जी कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, सियासी और माशी ताकतों का एक जगह जमा होना हमारे माशरे में सबसे बड़ा मसला है। तो मुझे भी दोस्त यही अहबाब यही कहते हैं कि जी आपका ये जो है ना, ये जो नुक्ता है वो आपका अब्दुल्ला मेरा दोस्त की तरह है कि भाई बात हो रही है गटर की, आप पहुंचे हुए कि जी ये तो सियासी ताकत एक जगह जमा हो गई, इससे क्या लेना। तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई अगर ये किसी अ, अशराफिया में से जो जिनके पास सियासी ताकत है उनमें से किसी एक के पास ये मसला होता, यानी कि पीपल्स पार्टी की रैली थी, उसमें जो शायद बख्तावर थी, उनका जो ड्रोन कैमरा था उससे जख्मी हो गई थी वो। तो वो उसने ऑब्वियसली बात है भाई, वो जैसी मतलब सियासी शख्सियत है लेकिन है तो वो किसी की बेटी। तो उनके वालिद साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर उसको उसमें जो है वो कुछ लोग यकीनन अपनी नौकरियों से भी मुअत्तल हुए। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है ना, वो यहाँ पे लगना बहुत ज़रूरी है कि भाई वो अगर अगले के बच्चे को भी इंसान समझेंगे तो ही एक्शन हो पाएगा और उसी ही सख्त अंदाज से एक्शन होगा, उसी ही कंपाइल एक कोहेरेंट और एक कंप्लीशन के साथ एक्शन लिया जाएगा। तो पहला नुकता तो बिल्कुल यही है कि भाई आप कुछ भी कहते हैं अपनी बात में, सियासी जो अशराफिया है वो आम आवाम को इंसान नहीं समझती, या कम से कम अपने बराबर इंसान नहीं समझती। ठीक है यासर भाई, सियासी अशराफिया की बात हो गई, काफ़ी अरसे से हो रही है। पिछले 4-5 साल आपने बताते खुद बताया कि ये वाकयात का तसलसल जो है ना वो ना रुकने वाला ना थमने वाला है। आपने खुद इस बात को बात बताई, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, यही वाकयात हम देख रहे हैं। सियासी अशराफिया सामने आती है, बयानातबाजी होती है, उसके बाद एक्शन तो कुछ नहीं होता। अब मुझे एक बात बताएं, ऐसे में जब ऐसी सोसाइटी के अंदर कि जहाँ पे आपको पता हो कि सियासी इलीट या सियासी अशराफिया महज अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हकूक महज अपने मफादात और हुकूक का जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ जानती है और आम आदमी को उसको कोई गर्ज नहीं होती, ऐसे में आम आदमी से कौन गर्ज रखे थे? वो कॉरपोरेशंस जो CSR का, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत तवील एक बड़ा बजट रखती हैं, वो NGOs जो अपनी मार्केटिंग के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च तो कर देती हैं, या फिर जो है ना माशरे में चलने वाला वो आम शहरी जो अपनी जेब से 500,000 रुपए खर्च करके माशरे के अंदर किसी एक छोटे मसले को खत्म करने की कोशिश कर सकता है। तरक्की याफ्ता दुनिया के अंदर लोग हादसात के बाद अपनी मेंटालिटी को चेंज करते हुए किसी और को ब्लेम करने के बजाय जिसका कोई अपना सड़क पर खड्डी के अंदर गिरने की वजह से जो है ना वो इंतकाल किया हो, वो खड्डे भरने के कामों पे लग जाता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्टोरी जबान ज़द-ए-आम है। जिसका कोई अपना जो है ना किसी बीमारी से मरा हो और उसका इलाज नहीं करवा सका हो तो वो अस्पताल की बुनियाद रख देता है। तो लोगों की महरूमियां या लोगों का अपने प्यारों को खोना वो माशरे में किसी तब्दीली का पेशकदमा बन जाता है। जिसका कोई जाता है वो तो बेचारा गम में होता है, उसके आसपास वाले भी उसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज करता है। फिर उसके नतीजे में मैं इस माशरे को क्यों ना जो है वो जिम्मेदार ठहराऊं। मैं उस नीपा वाले वाकई की अगर बात करूं, नीपा वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड एरियाज ऑफ कराची, मुझे बताइए कि क्या वहां पर जहां ये वाकया हुआ वहां पर रोजाना की बुनियाद पर बिला मुबालगा करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाला मशहूर शॉपिंग सेंटर मौजूद नहीं था? क्या वो सीवरेज का ढक्कन वो उस शॉपिंग सेंटर के जो है ना वो उस एरिया के अंदर मौजूद नहीं था जहां पे वो पार्किंग एरिया लगाते हैं, और उस पार्किंग को जो कि आधी सड़क घेर लेती है उसको कवर अप करने के लिए वो भारी रिश्वत भी देते हैं, लेकिन ढक्कन नहीं लगा सकते थे। आगे ही जो है ना वो मोबाइल मार्केट है, आगे ही जो है ना वो कराची का एक मशहूर तालीमी इदारा है जो लोगों को टेस्ट की तैयारी कराता है, वो भी था। मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी को जो है ना डिस्करेज नहीं कर रहा, या किसी को जो है ना वो नाम मेंशन करना जरूरी नहीं समझता, लेकिन वो पूरी पट्टी
मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही कि जब सब अपने सामने रोजाना की बुनियाद पर चलते फिरते गुजरते देख रहे हैं कि वहां पर ढक्कन मौजूद नहीं है तो ढक्कन नहीं रख रहे। इतने लोडेड सवाल है अतीब भाई। मतलब एक तो ये कि मैं आपसे कुल्ली इख्तिलाफ तो नहीं करूंगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इत्तेफाक बनता है जहाँ तक कि माशरे की अपनी जिम्मेदारी कैसी है, माशरे ने अपने आप को कैसे एलिवेट करना है, वो एक सेपरेट डिस्कोर्स है। उसके उसके ऊपर भी डिटेल से बात हो सकती है, तो जुज़वी इत्तेफाक तो मैं करूंगा। लेकिन मुझे इस सवाल में ना लगा कि आपने एक इस्लामाबादी की हैसियत से ये सवाल किया है। हालांकि आप का बचपन पूरा कराची में गुजरा है, तो वो चंद ही वो क्या ना बाहर की हवा जैसी लगी, आप कराची का जो है वो जो माशरत है वो बिल्कुल भूल गए। तो मुझे ये इसमें इसकी इसकी लॉजिक में जो एक मसला है वो ये है कि सबसे पहली पहली बात तो ये है कि ठीक है भाई, मान लिया कि माशरे की भी एक बनती है जिम्मेदारी, इससे कोई इनकार नहीं है। इंसान को अपने अपने हालात के इर्द गिर्द देख कर ही अपने और जो मुश्किलात हैं उसी को खुद से ही आगे बढ़ के सामने करना होता है। उसको वो है ना, वो अंग्रेजी का मुहावरा है वेटिंग फॉर सुपरमैन। तो वेटिंग फॉर सुपरमैन वाली मेंटालिटी से बाहर निकलना तो होता है कि भाई कोई आएगा और आके बचाएगा। अल्लामा इकबाल भी इसके ऊपर बहुत लिख के गए हैं, खुदी वाली बात के ऊपर। इन ग्राउंड के ऊपर आपसे बिल्कुल इत्तेफाक है। ये भी इत्तेफाक है कि जी जो वहाँ पर जिनका माश वाबस्ता है, आपने जिस शॉपिंग प्लाजा की एग्जाम्पल दी, जिन और वहाँ पर वहाँ की जो रिहाइश लोग हैं, जो भले वो कमर्शियल हो या भले वो रेजिडेंशियल हो, ये उनकी भी बनती है जिम्मेदारी कि वो कोई ना कोई एक्शन लें और उसके ऊपर बिल्कुल ही मतलब आंख बंद करके ना बैठ जाएं। मतलब ये तमाम बातें इत्तेफाक करने के बाद भी जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि कराची शहर का सिर्फ एक मसला तो है नहीं कि कराची शहर में गटर के ढक्कन का मसला हो। कराची शहर में पानी का मसला नहीं है, पानी का मसला है। कराची के शहर में बिजली का मसला है। कराची इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, 30 मिलियन की आबादी वाला शहर है, वहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से क्या मुराद है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से मुराद ये है कि आप किसी भी कराची में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंच जाए। है ये आपको अगर थोड़ा बहुत चलना पड़े 5-8 मिनट बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए, मेट्रो तक पहुंचने के लिए, किसी और जो है वो मतलब ट्रेन तक पहुंचने के लिए, तो आता समझ में। लेकिन पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पर कोई भी कराची में कोई भी 2 पॉइंट उठा के देख लें, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बगैर प्राइवेट सवारियों के नहीं पहुंच सकते। मतलब इस तरह कराची के मसले लेके बैठेंगे तो आप मतलब हम लोग यही पूरी पॉडकास्ट हो जाएगी। ऐसे में एक कराची में रहने वाला, उसको इन सब चीज मतलब मोबाइल स्नैचिंग का इतना बड़ा इशू है। सही है, मतलब आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं मुल्क से बाहर हूँ, हम लोग के तो अब तो सोचते भी नहीं ना इस वाले से कि भाई मोबाइल स्नैचिंग जब जब कराची वाला घर से बाहर निकलता है। अंकल भाई, आप बार बार इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आप बाहर बैठे हुए हैं। मुझे बताइए, क्या हम भी गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए थे कि हम ठीक है, हमारा पास ये प्रिविलेज है कि हम शिफ्ट कर गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उस मिडिल क्लास लॉट का कभी हिस्सा नहीं, कभी हमने। मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये नहीं है। ये तो जो मुद्दा है वो ये है कि जो कराची में घर से बाहर निकलता है, उसके सबसे पहले टेंशन ये होती है कि आज वो घर से बाहर निकला है तो उसकी जेब में कुछ पैसे होंगे, उसकी जेब में कुछ मोबाइल होगा, वो सही सलामत वापस आ जाए, कोई और उसके साथ हादसा पेश ना आ जाए। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरा में जो रोड्स हैं वो टूटी हुई हैं। फिर वो घर पहुंच भी जाए तो घर में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और दसियों किस्म के मसाइल हैं। इतने सारे मसाइल में आप अगर ये कहते हैं कि जी कराची में रहने वाले जिम्मेदारी खुद ले लें, तो देखें कराची वालों ने, कराची क्या पूरे बल्कि पूरे मुल्क नहीं, ये काम बहरहाल करके दिखा दिया है। यानी कि फलाही मराकज़ पाकिस्तान में बेशुमार हैं, रंगारंग हर किस्म के हैं। कराची की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कराची में कोई भूखा नहीं सोता। तो भूखा क्यों नहीं सोता? वो इस वजह से कि जो हुकूमत ने कोई ऐसा इंतजाम किया हो जिसकी वजह से भूखा नहीं सो रहा। भाई वो इस वजह से कि वो यही प्राइवेट लोग हैं, यही कुछ कॉरपोरेशन हैं, कुछ NGOs हैं जिन्होंने अपने तौर पर इंतजाम किया हुआ है कि भाई कोई एटलीस्ट इस इंसान कराची में भूखा न सोए, एटलीस्ट। यासिर की आप इसको ग्लैमराइज कर रहे हैं, आप मेरे नज़दीक इस प्रोसेस को ग्लैमराइज कर रहे हैं कि जहाँ पे कराची में हकीकी ज़रूरतों पर पैसा खर्च करने के बजाय लोगों को
कि भीख मांगने को सपोर्ट किया जा रहा है, उनको ऑटोमेटिकली खाना देके मछलियां पकड़ना सिखाने की बजाय डायरेक्ट उनको मछली दी जा रही है, और ना सिर्फ मछली दी जा रही है बल्कि तल के ग्रिल्ड फिश जो है ना वो उनको दी जा रही है। ये बता चलिए उस पे भी मैं असल में अपने अपना पॉइंट जो है ना वो कंक्लूड कर रहा था। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ पर कि आपकी बात सही है कि आप किसी को जो है वो ऐसा मोहताज, मतलब अगर वो मोहताज है तो उसको इतना कंप्लेसेंट ना कर दे कि फिर वो अपनी जस्तजू खत्म कर दे। मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि अगर आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं कराची में रहने वालों के ऊपर, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो ऑलरेडी अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। एनजीओ हैं जो कि अंडर प्रिविलेज लोगों के ऊपर काम करती हैं, एनजीओज हैं जो तालीम के ऊपर काम कर रही हैं बच्चों की, बिग कॉरपोरेशंस हैं जो अपनी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो जो जिसको आप कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा है। सही है, वहां पर उसके ऊपर तनकीद हो सकती है कि उसकी कितनी लैकिंग है, कितनी लैकिंग। जो असल मुद्दा है वो ये है कि ये उनके करने का काम नहीं है, ये उनके करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम ना रिस्क मैनेजमेंट में एक टर्म यूज करते हैं जैसे कहते हैं रास्क की, यानी कि रास्क की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सपोर्ट, कंसल्ट वगैरह की। कि कोई फॉर एग्जाम्पल कोई अगर अरेंजमेंट है, कोई कमर्शियल अरेंजमेंट है, तो उसमें किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, कौन जो है वो अकाउंटेबल होगा अगर कुछ बुरा होता है, किसकी सपोर्ट लेंगे। तो ये जो हम मसले डिस्कस कर रहे हैं कराची शहर के, जो एक मेट्रोपॉलिटन के शहर के मसले हैं, उस पर ठीक है यार, सपोर्ट आप फिर भी मांग सकते हैं, आप कंसल्टेशन भी मांग सकते हैं आप प्राइवेट सेक्टर के, मगर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो प्राइमरी अकाउंटेबिलिटी है वो तो हुकूमत पे ही है ना। और वो हुकूमत से मुराद क्या है? वो हुकूमती टर्म जो ना वो कहीं कहीं मैं नाम भूल गया। एक तो यार इस उम्र के, हालांकि उम्र अभी कोई ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी जो ना याददाश्त अच्छी नहीं है। एक बहुत जबरदस्त रिसर्च पेपर लिखा था, उसमें उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी थी कि लिंग्विस्टिक क्यों जो है वो एक पावरफुल टूल है। हुकूमत हुकूमत कहते कहते हम ये भूल जाते हैं कि भाई एक्चुअली रियासत ही हुकूमत है और हुकूमत ही रियासत है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या है, पाकिस्तान में ये दो चीजें होती हैं, क्योंकि सबको पता है कि रियासत से मुराद क्या है, हुकूमत से मुराद क्या है। हुकूमत तो आने जाने वाली चीज है, आज जो है वो पीपल्स पार्टी की, कल नून लीग की होगी, कल नून लीग की है, परसों पीटीआई की होगी, पीटीआई की है तो नून लीग की वापस हो जाएगी। लेकिन सबको पता है कि भाई रियासत तो एक ही है, रियासत तो वही है। तो ताकत का जो मरकज है वो तो वही है। तो असल जिम्मेदारी वो तो रियासत के ऊपर ही बनती है कि वो इस किस्म के मैकेनिज्म बनाए। और मतलब ये कोई अनहोनी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग कि ऐसी आउट ऑफ द ब्लू जाके बात नहीं हो रही कि दुनिया में प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं ये। भाई अगर कहीं मुनारकी भी है ना, कहीं बादशाहत भी है, दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहां पर भरपूर बादशाहत है। दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहां पर एक जबरदस्त किस्म की अथॉरिटेटिव किस्म की जो है वो हुकूमतें भी कायम है, जहां पर कोई इंसानी हुकूक नहीं है, जहां पर कोई सिविल लिबर्टी मैसर नहीं है। लेकिन वो भी एटलीस्ट इन मामलात में, यानी कि जो बुनियादी जरूरियात फराम करने में, वो भी अपने आप को इतना मेंटेन रखे हुए कि वो उनकी एग्जाम्पल है। यानी कि जीसीसी कंट्रीज की एग्जाम्पल्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया में एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने पड़ोस में जो हमारे वैसे जो सुर्खे भाई वो खफा हो जाते हैं अगर ये करते हैं, जो चाइना है उसकी एग्जाम्पल है। चाइना भी एक किस्म का कौजाई अथॉरिटेटिव जो है वो मुल्क है। तो इन तमाम ममालिक में एटलीस्ट उन्होंने भाई जो बुनियादी जरूरियात हैं वो तो फराम बिल्डिंग की ना। तो भाई अगर आपको बादशाहत होते हैं आप बादशाहत ले आए, आप मतलब आपको अगर अपनी ताकत सारी अपने पास रखनी है, आपको बादशाह बन के बैठना है पाकिस्तान में, रियासत की बात कर रहा हूँ, तो वो रियासत बादशाह बन के बैठ जाए। लेकिन भाई ये एटलीस्ट बुनियादी जो जो जरूरत है वो तो पूरी करे ना। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों उस अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी उनकी क्यों है? क्योंकि वसाइल उनके पास है, डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास है, वसाइल की तकसीम उनके पास है। और सबसे बढ़कर सबसे अहम चीज ये कि वो ना सिर्फ हमारे आज का फैसला कर रहे हैं बल्कि वो हमारे कल का भी फैसला कर रहे हैं। क्योंकि अगर जो डिसीजन वो आज ले रहे हैं उसके वैसे होते जो रेजिडुअल इफेक्ट्स है वो कल तक नहीं आएंगे। तो जब सारी ताकतें वो अपने पास रख के बैठे हुए हैं, तो भाई सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा, जिम्मेदारी भी उन्हीं पे आयद की जाएगी और एहतसाब भी फिर उन्हीं का किया जाएगा।
देखिए यासिर भाई, ये बात तो आपने वही कर दी जो हम हर साल से सुनते हुए आ रहे हैं। ठीक है भाई, वो जो है ना, जिसे कहते हैं कि मतलब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मौजूद है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, कब तक हम जो है ना इसी इन्हीं बातों में, ठीक है उनकी गलती है, चले उनकी गलती मान भी लेते हैं, उनकी गलती हम मानते चले जा रहे हैं, ब्लेम गेम करते जा रहे हैं, वो गलती तस्लीम नहीं कर रहे हैं, हम गलती बताए चले जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी कभी एक तस्लीम नहीं करती, कभी दूसरी तस्लीम नहीं करती। तो मेरा पॉइंट यही है कि जब ये साल हर साल से प्रैक्टिस चलती आ रही है, तो प्लीज कोई तो इस पे कंस्ट्रक्टिवली सोचे ना। ठीक है, अपना एहतजाज मुनासिब अंदाज में रिकॉर्ड कराते रहें, लेकिन जो माशरे के दुरुस्त मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश तो करें। माजरत के साथ एनजीओज यहाँ पर मार्केटिंग गिग्स के तौर पर अपनी कैंपेन को इस्तेमाल करती हैं। मासूमों के आंसू उनके लिए मार्केटिंग गिग्स होते हैं। ये बताते खुद मैंने मीडिया के अंदर तजुर्बा किया है कि लोगों के आंसुओं को बेचकर महज रेटिंग वसूल की जाती है। मसाइल हल करना किसी को नहीं चाहिए। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मैंने एक इनिशिएटिव जो है ना उसको आउटरीच में उनको फैसिलिटेट किया था, कि जिसमें वो फाइबर की ढक्कन बना रहे थे जो वो मुकामी हुकूमतों को देने का पूरा इरादा रखते थे, और उसमें वो सब्सिडाइज रेट पे दे रहे थे। लेकिन चूंकि वो ढक्कन अच्छी क्वालिटी का बनता है, तो उसको बल्क क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है एक तो बनने के लिए, जिससे उसकी कॉस्ट कटिंग होती है। लेकिन मैंने जितने फोरम्स में उनको इंट्रोड्यूस करवाया, नोबडी वाज इंटरेस्टेड टू सॉल्व दिस इशू। स्टिल आई कैन सी कि वही ढक्कन बनाए जा रहे हैं जो लो क्वालिटी हैं। वही एकदम अचानक से कैंपेन चली है तो एक जो है ना सबने शोर उठा लिया है कि हम ढक्कन लगाएंगे, ढक्कन लगाएंगे। कोई भी सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा। माजरत के साथ 3 महीने बाद दोबारा बातें होगा ना, तब मैं और आप यही बात कर रहे होंगे, मैं आपसे लड़ रहा हूँ कि कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और आप मुझे पलट के कह रहे होंगे कि भाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खेलना ही है, तो भाई खेलते रहें उसको, लेकिन साइड बाय साइड कुछ काम धंधा भी कर लें। ठीक है, जो नहीं निभा रहा उसको अकाउंटेबल ठहराएं। लेकिन मेरा सवाल उन बिग कॉर्पोरेशन से भी तो है जो सीएसआर का बजट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बजट सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ अपने लिंक्डइन के पेजेस को, सिर्फ अपने न्यूज़लेटर्स को अट्रैक्टिव तस्वीरों से भरने के लिए इस्तेमाल करती हैं। कोई तो हो जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पे काम करे कि आज लगाया हुआ बीज 5 साल में कम से कम 100% नहीं तो 20% तो इस मसले को हल करेगा। मुझे इस बात का यासिर भाई जवाब, ठीक है मैं आपकी गुफ्तगू से इनकार ही नहीं कर रहा, आपने जिस तरीके से मेरा रिस्पेक्ट करते हुए मेरा ओपिनियन रिसीव किया है ना, मैं आपका ओपिनियन भी एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन मुझे बताइए कि फिर लोगों की जिम्मेदारी कहाँ गई? इसमें जो मैंने अपनी बात शुरू की थी बुनियादी तौर पे वो यहीं से शुरू की थी कि जो अल्लामा इकबाल की खुदी है, उससे तो इनकार नहीं है। इंसान को खुद ही हाथ पांव बांधने होते हैं। इंसान अगर किसी परेशानी में है तो वो सिर्फ मैंने दोबारा जिक्र कर लेता हूँ कि मैंने कहा कि वेटिंग फॉर सुपरमैन का कॉन्सेप्ट हमारे जहनों से निकलना चाहिए कि कोई मसीहा होगा, कोई आएगा वो हमें बचाएगा, कोई एक शख्स होगा वो हमें बचाएगा। तो और कराची वाले तो ये 2 दफ़ा महसूस मतलब फेस कर चुके हैं। एक दफ़ा पहले कोई शख्स था जिसके बारे में उन्होंने लगा ली थी, तवक्कुआत लगा ली थी, फिर किसी के बारे में तवक्कुआत लगा ली थी। और दोनों जो हैं वो जिन दोनों अशख़ास के बारे में उन्होंने तवक्कुआत लगाई, वो बेचारे अब खुद कहीं और देख रहे हैं कि उनको कोई बचाए। तो मुद्दा सारा ये है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट तो यही होगा कि जी इंसान को मतलब जो भी कौम या जो भी ग्रोह अपने लिए चाहता है कि वो अपने मसाइल से एलिवेट हो, अपने मसाइल से निकल के एलिवेट, और जो एक लाइफ स्टाइल है वो बेहतर से बेहतर हो, तो स्टार्ट तो खुद करना पड़ेगी। तो जो स्टार्ट खुद करना पड़ेगी उसका मैं आपको ब्लू प्रिंट अर्ज कर रहा हूँ। वो ब्लू प्रिंट क्या है? नंबर 1, सबसे पहले तो इस बात के ऊपर सियासी अशराफिया को बावर कराना होगा और उनको मनवाना होगा कि जी हम और आप बराबर के इंसान हैं। सबसे पहली बात तो ये। और वो अच्छा ये भी लगता है कि ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट बात लगती है कि जी कैसे कराएंगे? भाई ऐसे कराएंगे कि जी जो पॉलिसी मेकिंग है ना वो रिफ्लेक्ट करेंगी कि जी वो पॉलिसी जो आप पॉलिसी बना रहे हैं वो हमारी राय के मुताबिक बने। और हमारी राय के मुताबिक कैसे बनेगी? कि हमारे बताए हुए हमारे जो पसंदीदा जिनको हमने वोट दिया है वो हुकूमतों में पहुंचे, वो असेंबली में पहुंचे, वो उनका वोट चोरी ना हो। सबसे पहली बात तो ये है। आप जिस कराची एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसी कराची में तो वोट चोरी हो के आपके मेयर साहब जो हैं वो आके मुंतखब हुए हैं। तो सबसे बड़ी तहजीक तो सबसे पहले यही हुई ना। उससे भी पहले तहजीक क्या हुई?
उससे पहले तहजीब ये हुई कि जो कराची का डेमोग्राफिक है वो है तो 30 मिलियन, लेकिन वो मेरे ख्याल से 18 मिलियन उसको एक्नॉलेज किया। तो सबसे पहले तो आपको कराची वालों को ये कहा गया कि जी आप कमतर हैं, आप 30 मिलियन नहीं, आप 18 मिलियन है, तो मतलब ये है कि आप 2 के बराबर 1 है। आपकी जो गवाही होगी, कराची वालों की गवाही जो है वो 2 लोगों की गवाही बाकी लोगों की 1 के बराबर होगी। पूरी कानूनी हर्जी इस्तेमाल कर रहे। तो सबसे पहले तो वोट काट के उन्होंने ये काम किया। यानी कि इंसान एक बराबर इंसान नहीं समझा ना, बराबर इंसान नहीं समझा आपको कि भाई कि आप आधे हो, आप 2 लोग आएंगे तो एक बराबर हो। दूसरा काम क्या कि दूसरा काम ये किया कि जी जो उन बच्चे कुचे ने वोट दे भी दिया उसकी भी आपने इज्जत नहीं की। उसके बाद भी जो मेयर आए वो किस तरह आए सबको पता है। और तीसरा उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत है या जो गुस्ताख हुकूमत, अभी 1.5-2 साल पहले की बात है, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, लेकिन कोई 10-12 अरब रुपए मुख्तस किए गए 18 ग्रेड और 20 ग्रेड के ऑफिसर्स की गाड़ियों के लिए, जो स्पेशल किस्म की गाड़ियां थी। 18 कोई 10-12 अरब रुपए सिर्फ जो है वो इस किस्म की गाड़ियों के लिए मुख्तस किए गए। तो जरा ये बताइए कि भाई क्या सिंध की अवाम ये चाहती है कि जी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अच्छी गाड़ियों में घूमे? हमारी जो तरजीह है ना, वो तरजीह ये है कि जी हमारे ब्यूरोक्रेट्स अच्छी गाड़ियों में घूमे, तब हमें सुकून मिलेगा। वो चाहिए, हम खुद तो नहीं चाहते। तो जो जो मैंने कहा ना कि जो प्रोसेस है वो तो यही है कि इंसान उनको मनवाना पड़ेगा कि जी हम आपके बराबर के इंसान हैं। तो उसका तरीका यही है कि वो हमें बराबर के डिसीजन मेकिंग में अपना बराबर समझ। और डिसीजन मेकिंग बराबर का मतलब क्या है कि जी हमारे अवाम की पसंद से हुक्मरान है, असम्बली में लोग पहुंचे, अवाम के मुताबिक पॉलिसी मेकिंग हो। ये एक बड़ा एक हम लॉ इकोनॉमिक्स में टर्म यूज करते हैं, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम बात कर रहे हैं गुड फेथ में कि भाई अतीब भाई मैं आपको एज अ एजेंट हायर करता हूं कि यार मुझे एग्जाम्पल देने के लिए कि यार मुझे अतीब भाई इस्लामाबाद में घर चाहिए, तो आप जरा कोई किसी बंदे को जरा उठा लें। तो आप एज अ एजेंट मेरे बिहाफ के ऊपर आपने काम करना शुरू किया। अभी हम बात करें गुड फेथ पे कि आप बिल्कुल सादिक हैं, आप बिल्कुल अमीन हैं, आप बिल्कुल पाकबाज हैं, आप में कोई करप्शन नहीं है। तब तब जाके मसला पैदा होता है कि अतीब भाई जब कोई घर देखेंगे ना तो उसमें कुछ मसले पैदा आएंगे। तो पहला मसला क्या पैदा आएगा कि अतीब भाई की थिंकिंग हो सकता है मुझसे मुख्तलिफ हो, तो मेरा इंटरेस्ट सही तौर पे हो सकता है सर अपना हो रहा हो, नंबर 1। नंबर 2, अतीब भाई का हो सकता है अपना इंटरेस्ट भी शामिल हो जाए कि यार अगर मैं ये घर दिलवाऊंगा तो शायद ये घर मेरे घर से करीब होगा, या इस घर में जो है वो मेरा कमीशन बन जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट, अब जो जायज इंटरेस्ट होगा, अभी हम नाजायज इंटरेस्ट की नहीं, आपका जायज इंटरेस्ट जो है वो शायद ऊपर चला जाए और मेरा इंटरेस्ट जो है वो पीछे रह जाए। तीसरा इन्फॉर्मेशन का, कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, इस बुनियाद के ऊपर आपने कोई ऐसा फैसला किया कि जो मेरे फायदा का नहीं आपके फायदा। तो ये हम बात करें गुड फेथ में। आप सोचें गुड फेथ के बावजूद भी प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम होता है। गुड फेथ के बावजूद भी दुनिया भर में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो हुक्मरान हैं, वो गलत डिसीजन लेते हैं जो अब आपके फायदे में नहीं। गुड फेथ के बाद भी, क्योंकि ये सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो जहां पर है ही बैड स्टेट, जहां पर आए ही जो है वो अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के हैं, जहां पर आए ही अवाम को पत्थर समझ के हैं, जहां पर अवाम को बराबर ही नहीं समझ रहे, अपने कमी समझ रहे हैं, कमतर समझ रहे हैं, तो वहां पर जाहिर सी बात है ये तो मामूली सी बात लगती है कि जी कोई किसी का लाडला और किसी का लाल जो है वो अगर इस किस्म में नाहिली की भीड़ चढ़ जाए। बाकी बातें आपकी मतलब ओवरऑल बातें, मैं कोई इससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा कि जी हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है। मेरा सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दा है वो सिर्फ यही है, और वो है फोकल पॉइंट कि जी हमारे मसाइल का जो हल है वो डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि जो हमारे डिसीजन मेकिंग रूलर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग के पास पावर्स हैं, वो हमें इंसान बराबर का इंसान समझें और हमारे मफाद के लिए काम करें बजाय अपने मफाद के लिए। और उसके लिए अवाम ने, अब सारी कोशिशें अवाम की उसके लिए होंगी, सारी कोशिशें अवाम की जो है वो इस बात की होंगी कि वो पावर कराएं, नंबर 1 कि हम बराबर के इंसान हैं, नंबर 2 जो आप पॉलिसी बनाएंगे वो हमारे मफाद की होनी चाहिए, और नंबर 3 अगर आप हमारे मफाद की पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो हम एहतसाब करेंगे आपका। तो जो भी इन प्रोसेस के तहत जो भी कोशिशें हो रही हैं वो तमाम कोशिशें
अप्रिशिएबल हैं, उन तमाम कोशिशों को सराहना चाहिए। वो यही जो है वो यही स्टार्टिंग पॉइंट है और यही एंडिंग पॉइंट है। जो भी कुछ होगा वो यहीं से होगा। बाकी जो बाकी बातें ना वो ज़ैली हैं कि भी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस जो हैं वो कैसे लेके आएंगे। आपने अच्छी एग्जांपल दी, आपने टेक्निकल एग्जांपल दी, क्योंकि आपका भी फील्ड का एक्सपीरियंस है, आपने भी अवामी नुमाइंदों की सियासत में हिस्सा लिया है, आपने भी उसको सर्व किया, तो आपको भी आइडिया इस चीज़ का। वो क्यों है? क्योंकि जब आप बाइसियत इंसान ही समझ रहे होते हैं कि यार जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है वो जिम्मेदारी मैंने सही तरीके से अदा करनी है, तो फिर आप जो है वो अच्छे ऑप्शन पे जाते हैं। फिर आप जो है वो लठ मार पे नहीं जाते। यानी कि वो एग्जाम्पल है कि बददियांती है, वो है ही बुरी चीज़, लेकिन बददियांती के साथ साथ मसला ये है कि नाअहली भी है। तो कम से कम मतलब कोई अहल बंदा, अगर कोई कॉम्पिटेंट बंदा कोई बददियांती करता है, तो कम से कम उसके अखलाक दिखते हैं, कुछ ना कुछ मतलब प्रोग्रेस दिखती है। लेकिन जब बददियांती भी हो और नाअहली भी हो, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो डिजास्टर ही लेके आती है। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि जो पूरा कराची का इशू है वो इसी के गिर्द घूमता है कि जी कराची के अवाम की जो नुमाइंदा है वो पहुंचे। और तब कराची किस दौर में बना? कराची उस दौर में बना जब बल्दियाती इंतखाबात हुए। तो पहले नेमतुल्लाह खान साहब आए, उसके बाद फिर मुस्तफा कमाल साहब आए। दोनों अदवार में इसके ऊपर मतलब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर लें, दोनों अदवार में जबरदस्त काम हुआ। नेमतुल्लाह खान साहब तो बहुत ही जबरदस्त काम हुआ। मुस्तफा कमाल साहब ने कुछ कंटिन्यू किया। उससे पहले जब अब्दुल तला गानी थे, उस तक भी जो है वो काम हुआ। आप उठा लें कराची में जब अवामी नुमाइंदा की रिस्पेक्ट हुई है, सियासी पोजीशंस हैं वो कराची वालों की मर्जी से आई हैं, तब तक जो है वो कराची वालों को उसके सम्राट के लिए। जब ऐसा नहीं हुआ तब तक वो उसके सम्राट नहीं मिला लिए। ठीक है यासिर भाई, मैं रिस्पेक्टफुली आपके तमाम ओपिनियन को मैं भी जरा एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पर इस इख्तिलाफी नोट के साथ इसको ख़त्म करना चाहूँगा कि जो जिम्मेदारान हैं उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि माशरे के अंदर मौजूद बाकी लोग भी दामे दरमे सुखने अपने तौर पर दुरुस्त जगह अपनी सेंस को यूज करते हुए, अपनी एजुकेशन को यूज करते हुए, अपने अक्ल, समझ, शऊर, इख्तियार, इक़्तिदार, जिस भी तरीके का आपकी कैपेसिटी के अंदर मौजूद है, अपने इल्म के मौजूद मसलों को हल कर सकते हैं। मुहज़्ज़ब माशरों की यही पहचान होती है कि वो अपने मसलों को खुद भी हल करना जानते हैं और जमहूरी तरीकों पर यकीन रखते हैं। जमहूरी तरीकों की अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन महज जमहूरी तरीकों को सामने दीवार बनाकर उसके पसे पुश्त अगर देखकर मुजरिमान को पर पर्दा डाला रहेगा तो ये भी काबिल मुजम्मत है। और इस मौके पर तमाम बाशऊर लोगों को, जो माशरे के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अच्छे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं, जो माशरे के अंदर खैर का काम करने में ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट रखते हैं, वो तमाम लोग जो माशरे में खैर के कामों में इन्वेस्टर की हैसियत से जाने जाता है, उन सबको मेरे ख्याल में बैठ कर कराची के मेजर इशूज पर, बर्निंग इशूज पर बैठना पड़ेगा और इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, बनो काबिल एक इनिशिएटिव मौजूद है आईटी का, सैलानी का आईटी वेलफेयर प्रोग्राम मौजूद है, इसी के साथ साथ मुख्तलिफ एनजीओ बड़े प्रोजेक्ट कराची शहर में कर रही हैं, तो ये भी मेरे ख्याल में एक तवील अरसे से बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। माजरत के साथ मेरे ख्याल में महज जमहूरी इदारों को जितनी जिम्मेदारी बनती है उनको इल्जाम देने, उनको उनका एहतसाब करने, उनको पब्लिक फोरम्स पर अकाउंटेबल ठहराने के साथ साथ हम भी मुजरिमों के ऊपर भी पर्दा डालते हैं, मेरे नजदीक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड जी बस मैं आखिर में एक चीज करूंगा कि मैं और आप तीन बात कर रहे हैं, हम ये ऑनस अवाम के ऊपर ही डाल रहे हैं कि जी आपने ही कुछ करना पड़ेगा। वी शुड गेट आउट ऑफ दिस फिनोमेना कि हम किसी मसीहा का वेट इंतजार करें। तो यहाँ तो बस यही है, बस इख्तिलाफ इस बात का है कि मैं जो प्रैक्टिकल उसका जो स्ट्रेटजी है वो मेरी मुख्तलिफ है और आपकी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ है। मेरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी क्या है। तो हमारा इख्तिलाफ उसूल पे नहीं है, उसूल हमारा ये नहीं है कि हमें जो भी करना पड़ेगा वो अवाम को खुद ही करना पड़ेगा। बस इख्तिलाफ इस बात का है कि वो एफर्ट कहाँ और कहाँ से कैसे शुरू होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सच एन एजुकेटेड, फॉर सच अ ऑनेस्ट और ओपन माइंडेड डिबेट।
एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, ये एपिसोड थोड़ी सी बड़ी एक टिकेटेड थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू के साथ थी। आई होप के जो देखने वाले हैं वो उनको एक नया पर्सपेक्टिव भी मिला होगा, सोच के जाविये में मिले होंगे। हम अप्रिशिएट करेंगे कि अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें कंप्लीट डिबेट के हवाले से प्लीज जो है ना वो बता सकें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड पे इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ।